अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर आज केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इकोनॉमिकल भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें इक्विलिब्रियम की थोड़ी डिस्क्रिप्शन थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फिजिक्स में तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी फिजिक्स के हिसाब से क्या है कि नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। अगर आप इसको जनरली कहें तो नेट चेंज या फिर इम्पैक्ट अगर जीरो है तो हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगर नेट चेंज या फिर नेट इम्पैक्ट अगर जीरो है तो हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो इसके नेट इम्पैक्ट या नेट चेंज को समझें कैसे? अगर मैं देखें इधर एक ब्लॉक है, ठीक है जी, इधर एक ब्लॉक पड़ा हुआ और इधर से 10 न्यूटन की फोर्स एक बंदा लगा रहा है और इधर से दूसरा भी 10 न्यूटन की लगा रहा है। ठीक है, क्या है? 10 न्यूटन की उधर से 10 न्यूटन की इधर से। तो इसको मैं नेगेटिव साइन से जाहिर करता हूँ क्योंकि वेक्टर जब अपोजिट साइन में होते हैं तो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी साइंस भी अपोजिट होती है। अगर मैं इस पे चाहूँ कि नेट फोर्स फाइंड करूँ तो कैसे करूँगा? 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? 0 न्यूटन। जब इस पे 0 न्यूटन आ गई यानी फोर्स इस पे 0 न्यूटन आई। 0 न्यूटन क्यों आई? क्योंकि इस पे दोनों साइड से इम्पैक्ट सेम आ रहा था, यानी फोर्स का जो इम्पैक्ट असर था दोनों साइड से सेम था। कितना था? 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो इसीलिए इस पे 0 क्या आ गई? फोर्स क्या आ गई? 0 न्यूटन आ गई। इसलिए ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि इसमें नेट फोर्स जीरो है, ये नेट इम्पैक्ट जीरो है। ठीक होगा जी, इक्विलिब्रियम की इतनी ही चर्चा। अगर आप देखें आपके घर में कोई गिलास पड़ा, ठीक है, किसी भी चीज़ पर अगर फर्श पर गिलास पड़ा है तो वो पड़ा रहता है, वो साकिन हालत में होता है। क्यों होता है? जितना उसका वेट होता है उतना अर्थ उसको रिएक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, तो इसलिए जितना नीचे से फोर्स उतना ऊपर से उसका वेट, तो वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और वो गिलास या कोई भी चीज़ टेबल वगैरह इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो यही इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, छोटा सा। तो अभी हमने क्या करना है कि जो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम को डिवाइड किया गया है इसके टाइप डिस्कस कर रहे हैं, यानी कितने टाइप्स में इक्विलिब्रियम को डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री की एक ब्रांच में। ठीक है जी। तो इन केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम को दो यानी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से टाइप्स हैं वो? एक टाइप है फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्या? फिजिकल इक्विलिब्रियम। और दूसरा है हमारे पास जो बहुत प्रीडोमिनेंट या डोमिनेंट जो इक्विलिब्रियम की टाइप है केमिस्ट्री में, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमने इस चैप्टर में भी डिटेल से डिस्कस करनी है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम की छोटी सी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, यानी इसका तारुफ कर लेते हैं कि स्टेट चेंज इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी चीज की स्टेट चेंज हो रही है और उन दोनों स्टेट्स के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इस तरह के टाइप जो इक्विलिब्रियम के टाइप को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस, उसकी फिजिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अभी देखिए, यानी इसमें नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी फिजिकल चेंज होती है। कौन सी चेंज होती है? फिजिकल चेंज होती है। ओनली देयर इज चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आएगी। एग्जांपल ले लें आप, H2O किसमें है? लिक्विड। H2O किसमें था? लिक्विड में था। लेट से इसको हीट कर दिया गया तो ये इवापोरेट हो गया। इवापोरेट हो गया तो किसमें आ गया? गैस में आ गया। यानी वाटर लिक्विड से किसमें चला गया? गैस में चला गया। इसकी स्टेट किसमें तब्दील हो गई? गैस में तब्दील हो गई। तो इसमें जब स्टेट तब्दील हुई और इसमें इक्विलिब्रियम भी आ गया, ये साइन किसकी होती है? इक्विलिब्रियम की। ठीक है, यानी इसमें इक्विलिब्रियम आएगा लाजमी। ठीक है, ये साइन शो कर रही है कि इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम होगा। तो
तो अगर इन दोनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम आएगा, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हुई है, इनकी केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हुई। लेट्स से आप पानी को ठंडा कर रहे हैं, पानी क्या था पहले? लिक्विड स्टेट में था, ठंडा करने से वो स्नो यानी उसमें आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस में जब कन्वर्ट हुआ तो वो सॉलिड फॉर्म में चला गया, यानी लिक्विड से सॉलिड स्ट्रक्चर में, जो सॉलिड स्टेट में चला गया। अगर इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम आता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, वो होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम की इतना ही तारुफ करना था। ठीक है, अभी आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग आ रही है, इसका मतलब है हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। तो यानी केमिकल कंपोजिशन यानी इसमें कौन सी चेंज होगी? केमिकल चेंज होगी। उसमें फिजिकल चेंज हो रही थी, इसमें केमिकल चेंज होगी। ठीक है जी, यानी अभी इसका एग्जांपल ले लें। अगर आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे यानी फिजिकल चेंज इसमें कैसे केमिकल चेंज होती है, यानी कैसे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी रिएक्टेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को खो देता है और एक नई प्रॉपर्टीज को अटेन करता है। देखिए जी, मैं हेबर प्रोसेस क्या होता है? N2 + 3H2 और 2NH3O बनाता है, वो हेबर प्रोसेस होता है। उसकी एग्जांपल ले रहा हूं, N2 + 3H2 2NH3। Fe की यानी कैटालिसिस में Fe यूज होता है और हमारे पास क्या बनती है? अमोनिया गैस। ठीक है, तो अभी देखें, नाइट्रोजन की अलग खासियत है, हाइड्रोजन की अलग खासियत है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है उसकी इन दोनों से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। दोनों ने जब मिले आपस में तो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को खो दिया, तो कौन सी चेंज हुई? केमिकल चेंज हुई। जब इसमें इसका मतलब है कि केमिकल ये चेंज हो गए और किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। कौन सा प्रोडक्ट में? NH3 में, जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग है। तो ये फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन है, उसकी तारीफ था। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कशन किसकी शुरू कर देनी है? केमिकल इक्विलिब्रियम की। और केमिकल इक्विलिब्रियम का हम ग्राफिकल एनालिसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ग्राफ के जरिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे शो कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? यही है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी इसकी एग्जांपल यानी इसको जो किसे क्या कहा जाए कि इसकी डेफिनेशन लिख लें आप। द कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in which rate of forward reaction become equals to rate of reverse reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो कोलाइड या रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना देते हैं? रिएक्टेंट बना देते हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का छोटा सा कांसेप्ट। ठीक है जी, तो ऐसी कंडीशन, रिएक्शन की ऐसी कंडीशन जिसमें रेट क्या होता है? स्पीड। आसान लफ्जों में कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो हाई क्लास के तो और डेफिनेशन है, लेकिन इसकी इजीली क्या कह सकते हैं? रेट का मतलब कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है उसको रेट कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं? जिनमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहे हो? प्रोडक्ट में। तो ये फॉरवर्ड है, यानी ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कौन से? फॉरवर्ड। और हमारे पास इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू यानी इक्वल हो जाते हैं टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन कौन से होते हैं? जिनमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके हमारे पास रिएक्टेंट बना लेते हैं, और इसमें राइट टू लेफ्ट होता है, यानी रिवर्स होता है, पीछे जाता है। ठीक है, अगर ऐसे जाएगा तो ये फॉरवर्ड आ गया, और पीछे जाएगा तो ये बैकवर्ड आ गया। इसीलिए क्या ये साइन किसकी होती है? रिवर्स रिएक्शन की, यानी आगे भी जा रहा होता है और पीछे भी जा रहा होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन क्या होती है? ये होती है। क्यों ये होती है? क्योंकि वो
आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, यानी फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन है। ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यानी ऐसी कंडीशन रिएक्शन की जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट से 10 पे हो रहा है, रेट यानी मैं 10 मान रहा हूँ, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी अगर 10 रेट से हो रहा है तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम आएगा, वो जो हमारे पास कंडीशन होगी, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल्स के दरमियान क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तवाजुन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की एक छोटी सी डेफिनेशन है। अब ये समझे, इसकी फील लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम ज्ञान कैसे होता है, इसका थोड़ा सा जो है ब्रीफ इसकी फील लेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं इसी के, N2 plus 3H2 reacts to form 2NH3। शुरू में क्या होगा, प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो होंगे, प्रोडक्ट क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल जीरो है। और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेड मैक्सिमम है। मैक्सिमम होने का मतलब इनकी कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो रिएक्शन ज्यादा करेगा। क्यों, अगर जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी कोलिजन ज्यादा होगी, जितनी कोलिजन ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब है जिसकी इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है तो इसका रेट क्या होगा, शुरू में बिल्कुल ज्यादा होगी, इन बिगनिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई, ठीक है। तो ये बहुत फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, यानी इस तरफ जाएगा, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है N2 और 3H2 मिलेंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे, 2NH3। अब मान लें कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो गया, जब फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, NH3 की प्रोडक्शन शुरू हो गई। अभी देखिए, जैसे इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी, शुरू में तो इसका रेट बिल्कुल जीरो है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ही नहीं थी। जब ये कन्वर्ट होते जाएंगे इसमें, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, ग्रेजुअली concentration of N2 and H2 decreases, क्योंकि वो कन्वर्ट किस में हो रही है, NH3 में। अगर इनकी कंसंट्रेशन कम हो गई है तो इसका मतलब है जो रेट है वो कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा था, तो इनका रेट भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनली रेट भी इनका डिक्रीज हो जाएगा। रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी कम हो रही है। जैसे देखें ये कन्वर्ट होते जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जब इसमें कन्वर्ट होगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होना शुरू होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी ये इंक्रीजेस। जब इसकी थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ी तो इसने कहा मैं अनस्टेबल हूं, तो अनस्टेबल है तो इसलिए तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाता है। अगर ये स्टेबल हो तो ये छोड़ देगा, इधर ही रुक जाएगा। ये NH3 क्या था, अनस्टेबल था, इसने जल्दी में डीकंपोज हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, यानी बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो गया और इसने क्या बना दिया, ये दोनों रिएक्टेंट बना दिए। देखें, पहले N2 3H2 था, शुरू में उन्होंने रिएक्ट किया, NH3 बना दिया, ठीक है। उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती गई, इसी तरह उनका रेट भी कम होता गया क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई। जब उन्होंने NH3 बनाया तो NH3 की जैसे ही थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ी तो NH3 था थोड़ा अनस्टेबल, उसने जल्दी में बैकवर्ड रिएक्शन शुरू कर दिया, यानी डीकंपोजिशन अपनी कर दी और क्या बना दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दिया, ठीक है जी। तो इस तरह बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। क्या होगा कि थोड़ा सा N2 3H2 मिलेगा, NH3 बनाएगा, फिर NH3 डीकंपोज होगा और N2 और 3H2 बनाएगा। एक ऐसा वक्त आ जाएगा जिसमें जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है उतना ही नाइट्रोजन और अमोनिया डीकंपोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इक्वल भी हो सकती है, या आप जो बिल्कुल एक्यूरेट लफ्ज है क्या हो जाएगी, एट इक्विलिब्रियम concentration of R यानी रिएक्टेंट एंड P यानी प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन इक्वल यानी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जितना वो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर या आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहा है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी इक्वल। मैंने आपको बता दिया कि इक्विलिब्रियम कैसे गेन होता है, ठीक है जी। ये थी छोटी सी केमिकल इक्विलिब्रियम की डिस्क्रिप्शन। अब हमने पढ़ना है कि इसी ग्राफिकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कि ग्राफ में हम इक्विलिब्रियम को कैसे शो कर सकते हैं। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। उम्मीद है ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी।
तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल एनालिसिस को डिस्कस करना है। क्या है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, जो इसके ग्राफ होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो फर्स्ट टाइप का ग्राफ है, यानी फर्स्ट में इसके वेरिएबल कौन से यूज करेंगे, यानी किन किन वेरिएबल के दरमियान हमने ग्राफ बनाया उसको लिखें। वो कौन से हैं? एक है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान हम ग्राफ बनाएंगे। कितने ग्राफ? तकरीबन 3 ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में ग्राफ में देखें, इधर आप पुट कर ले टाइम, और ये हमारे पास इस साइड पे वाई एक्सिस पे क्या होगा? कंसंट्रेशन, CONC यानी कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करें। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया? एक ग्राफ बन गया। तो आपको मैंने बताया था कि शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो रिएक्टेंट को आप ऊपर लिख लीजिए, हमारे पास इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट का बिल्कुल जीरो होते हैं, तो प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिन पे लाया करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने रिएक्ट किया, कंसंट्रेशन कम होती गई और क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। ऐसे जब ये कम हो रहे हैं तो ये तो बढ़ेंगे, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या होगा कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती गई और एक जगह पे जाकर क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ये भी कांस्टेंट हो गया, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी। ये कांस्टेंट है ना, देखिए ये कंसंट्रेशन है, तो देखिए सीधी सीधी यानी कांस्टेंट। और ये भी क्या है? ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। रिएक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब है ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो तब केमिकल उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट हुई, इन्होंने रिएक्ट किया, इनकी कंसंट्रेशन कम हुई और एक जगह पे आके इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। इन्होंने रिएक्ट करके इसको बनाया तो उसकी कंसंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, तो ये बढ़ी और जाकर एक जगह ये भी कांस्टेंट होगी। जब ये दोनों कांस्टेंट होगी तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया है। यानी इनकी कांस्टेंट होने की वजह से हमने देखा कि ये कांस्टेंट आ रहे हैं, तो हमने कहा कि ये इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है ये ग्राफ। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर ग्राफ बनाएंगे, नंबर 2 ग्राफ, वो भी इन दोनों के दरमियान बनाएंगे। ठीक है, ये टाइम और इधर क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन। फिर वही कहानी कि रिएक्टेंट यहाँ होंगे और प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिन पे होंगे, तो इनकी जैसे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी और ये एक जगह पे आके कांस्टेंट हो जाएंगे। और ये क्या होंगे? ये आए और इधर आके लेट से कांस्टेंट हो गए। और ये भी ऐसे, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये तो बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन कौन बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा। खुद क्या हो जाएगा? कम, और इसको बढ़ा देंगे। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता और एक जगह पे जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब है ग्राफ किसको शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। अब जो पहला ग्राफ बनाया था और इस ग्राफ में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो उसकी ग्राफ में क्या था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ऊपर जाकर बढ़कर फिर कांस्टेंट हो रही थी, लेकिन इधर क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से नीचे ही है, यानी कम ही हो, जो कम थी। देखें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट हुई और इसकी कंसंट्रेशन कहाँ पर कांस्टेंट हुई? ये इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कम ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। और उस ग्राफ में क्या था? जो फर्स्ट टाइप था उसमें ऊपर जाकर यानी बढ़कर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से बढ़कर कांस्टेंट हो रही, तो यही फर्क था। ठीक है, और अभी थर्ड टाइप ग्राफ कैसे बनता है? इधर फिर कंसंट्रेशन और इस टाइप में एक्स एक्सिस पे क्या? टाइम। ठीक है, अभी देखें इधर रिएक्टेंट होंगे वही सेम के साथ, इधर भी इधर प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट ऐसे आए
कम होता है और एक जगह पे कांस्टेंट हो गई। ये तो हर कहानी होगी, ठीक है, कांस्टेंट हो गई। और इसमें क्या आया, ये बड़ा, देखें ये इधर आया ये कांस्टेंट हो गया, ये इधर आया ये कांस्टेंट हो गया। तो देखें कांस्टेंट तो हुए, कांस्टेंट तो हुए, दोनों क्या है, कांस्टेंट है बिल्कुल, लेकिन फर्क क्या है कि इक्वल भी है, यानी उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी हो गई और इक्वल भी हो गई। तो फर्स्ट उन जो पहले दो ग्राफ बनाए थे उनमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो हो रही थी लेकिन इक्वल नहीं हो रही थी। इसमें क्या है कि जब वो इक्वल कंसंट्रेशन का है तो फिर दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी। ये तीन टाइप के ग्राफ है हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम को शो कर रहे होते हैं, किन वेरिएबल के दरमियान, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान। तो अभी हमारे दो वेरिएबल और हैं, वो कौन से, रेट वर्सेस टाइम। रेट और टाइम के दरमियान भी हम ग्राफ बनाते हैं, तीन टाइप के ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम। फर्स्ट टाइप ग्राफ देखें, इधर क्या आएगा हमारे पास रेट और इधर क्या आएगा टाइम, ठीक है, इधर रेट इधर टाइम। तो क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का यानी रिएक्टेंट का जो रेट भी होता है रिएक्शन का ज्यादा होता है क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा होती है। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट इधर होगा और रेट ऑफ प्रोडक्ट यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टर बनाते हैं वो बिल्कुल जीरो होगा। तो जैसे इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती गई तो इनका रेट भी डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होगा एक जगह पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसका इसका जो रेट है बढ़ता गया, बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं ये बढ़ रहे हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई और कांस्टेंट हो गई। अभी बताएंगे क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, बिल्कुल नहीं, क्या, नो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को क्यों शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें देखिए रेट आया नीचे लेकिन कांस्टेंट तो हो गया, रेट इधर भी कांस्टेंट हो गया लेकिन इक्वल नहीं होगा। मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल नॉट कांस्टेंट बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए इक्वल तो नहीं हुआ, कांस्टेंट हुआ लेकिन इक्वल नहीं हुआ, तो ये हमारे पास कौन सा है, नॉट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को शो नहीं कर रहा। दूसरा टाइप ग्राफ कैसे बनता है, इधर आएगा रेट, इधर क्या आएगा टाइम, ठीक है, इधर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डिक्रीज हुआ, ये ऐसे आ गया कांस्टेंट हुआ, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टर बना रहे ये बढ़ा और ये भी कांस्टेंट हो गया ऐसे, ठीक है, कांस्टेंट हुआ लेकिन ये इसका रेट भी कांस्टेंट है, इसका रेट भी कांस्टेंट है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि नो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो रेट है वो कांस्टेंट तो हुआ है लेकिन इक्वल नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आप जवाब दें कि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब इसी ग्राफ में बना लेते हैं इसका तीसरा केस। तीसरा केस इसका कैसे बनता है, ये दूसरा पढ़ लिया, अभी तीसरा केस ऐसे बनता है कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में ऊपर था, फिर डिक्रीज हुआ ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इसका रेट बढ़ेगा, बढ़ता गया और कांस्टेंट हो गया, यानी बिल्कुल इस लाइन पे आएगा, ठीक है। जब ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, क्या ये इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है क्योंकि एक ही लाइन पे जा रहे हैं। जब ये इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि कंडीशन किसकी होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो हमारे पास इसका मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। बस एक ही ग्राफ क्या शो कर रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम को, जो इसके पिछले दो ग्राफ थे वो केमिकल इक्विलिब्रियम को शो नहीं कर रहे थे। तो मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम समझाया और उसके टाइप्स समझाए और उनकी ग्राफिकल एनालिसिस भी समझाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।